हिंदी में कर्क रोग, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज कर्क रोग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर एक मेजर कॉज है ऑल ओवर द ग्लोब और लाखों लोग इससे सफर कर रहे हैं, लाखों लोग हर साल इसकी वजह से मर भी जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर is also known as oncogenic transformation of cells, or it is commonly known as clear, right? आज भी बायोलॉजिकल रिसर्च और मेडिसिन में कैंसर का ट्रीटमेंट एक चैलेंज है। कैंसर का ट्रीटमेंट एक चैलेंज है। देखिए, वी ऑल नो, जैसे मैं आज जिंदा हूँ इसलिए कि मेरे अंदर के सारे सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ हो रहा है, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है और उनमें कुछ रेगुलेशंस हो रहा है। ठीक है, सेल दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दैट इज व्हाट मेक्स मी अलाइव। क्लियर? कैंसर सेल्स में जो कैंसर होता क्यों है? देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एज पर एनसीईआरटी। ब्रेक डाउन ऑफ regulatory mechanism, and this breakdown of regulatory mechanism, देखिए, नॉर्मल सेल्स, हमारे नॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और थोड़े दिन बाद वो डेड हो जाते हैं। जैसे आरबीसी 120 दिन का लाइफ स्पैन, ग्रो करता है और उसके बाद स्प्लिन में चला जाता है, विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और उसके बाद फिर नए सेल्स आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैंसर के सेल्स हैं, क्लियर, हमारा एक जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहाइबिशन, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टैक्ट इनहाइबिशन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉन्टैक्ट इनहाइबिशन? कि अपने जो सेल्स हैं वो एक लिमिटेड पीरियड में ग्रोथ करते हैं और लिमिटेड पीरियड में ग्रोथ करने के बाद वो सेल्स क्या हैं? डेड हो जाते हैं। लेकिन जब यही सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, जब यही सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, क्लियर, तब वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर सेल्स दे डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहाइबिशन। क्लियर? तो वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और कैंसर सेल्स दे कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स। अगर ये सेल्स अच्छे हैं तो ठीक है, और अगर ये सेल्स अच्छे नहीं हुए तो व्हाट डू दे फॉर्म? दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, एंड दीज मास ऑफ सेल्स दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्यूमर्स। व्हाट दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्यूमर्स। ये जो ट्यूमर्स हैं दो तरह के होते हैं, वी ऑल नो, malignant and benign. Clear? So these tumors, they are of two types, benign and malignant. Clear? So they are of two types. जो benign tumors होते हैं वो एक benign मतलब क्या होता है? benign मतलब एक लोकेशन में रहना, फिक्स रहना, फैलना नहीं। तो benign tumors they are located in only one particular type of location. कहने का मतलब कि वो आपकी बॉडी में डैमेज तो कॉज करते हैं पर वो बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट नहीं करते हैं। दे डू नॉट गेट और दे डू नॉट इन्फेक्ट द अदर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? benign tumor. दैट इज कॉल्ड एज benign tumor. लेकिन malignant tumor अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये malignant tumor क्या है? ये कंटिन्यूअसली डेवलपिंग सेल्स, और यू कैन से these malignant tumor, they are the mass of proliferating cells. What they are? They are the mass of proliferating cells. So these are commonly called as malignant tumors. Clear है ना? इनको हम लोग ट्यूमर सेल्स भी बोलते हैं या नियोप्लास्टिक सेल्स भी बोलते हैं। नियोप्लास्टिक सेल्स, और they are also called as tumor cells. So they are called as the neoplastic cells, or what you rightly call as the tumor cells. अच्छा, खास बात क्या है
ये सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और फैलते ही नहीं है, ये आपके अदर ऑर्गन्स को क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इज दिस क्लियर? राइट, आसपास के सारे टिश्यूज को। क्लियर? और ये नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये आसपास के सेल्स को डैमेज करते हुए उनका पूरा जितना भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं ये उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है ना? गेटिंग मी? तो ये इनको ले जाने वाला जो कनेक्टिंग सब्सटेंस है क्या है, वो ब्लड। तो दे आर ट्रांसपोर्टेड to almost all the parts of the body with the help of blood. Is this clear? Right? और वो जहां जाते हैं वहां पे एक नया ट्यूमर डेवलप कर देते हैं। तो मैलिग्नेंट सेल्स की ये प्रॉपर्टी कि वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर के जहां जा रहे हैं वहां पे एक नया ट्यूमर डेवलप कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। What it is known as metastasis, which means reaching to almost all the normal tissues and creating a new tumor over there. That is known as metastasis. Clear? Metastasis सबसे डरावना हिस्सा है किसका, malignant tumors का। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि causes of कैंसर क्या क्या होता है। अब जैसा मैंने बताया कि आज एग्जैक्टली बहुत क्लियरली हम ये नहीं बोल सकते कि कैंसर किसकी वजह से होता है। जो तंबाकू खाते हैं उनको भी माउथ कैंसर होता है, और जो तंबाकू नहीं खाते उनको भी माउथ कैंसर होता है। तो दूसरे उसके कारक या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर? नाउ सी, हमारे पास में जो द कैंसर कॉजिंग सेल्स और द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, whether they are physical, whether they are chemical, or whether they are biological, ठीक है, these cancer causing agents they are commonly called as carcinogens, and these agents they are called as carcinogenic agents. Clear है ना? Getting? और ये नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, और ये नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज से हो सकता है। एक्सरे में आप बार बार एक्सपोज्ड हैं, गामा रेज में आप बार बार एक्सपोज्ड हैं, क्लियर, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। क्लियर? अगर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में काम करते हैं, एग्जांपल मैडम क्यूरी, कैंसर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो ये कार्सिनोजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है ना? जैसे लंग कैंसर, लंग कैंसर की अगर मैं बात करूं तो स्मोकिंग की वजह से होता है। क्लियर है ना? तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस, वो कैंसर या कैंसर कॉजिंग वायरसेस, वो कैंसर जो वायरस के साथ में कैंसर को क्रिएट करते हैं, दे आर नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस। व्हाट दे आर नोन एज? ऑन्कोजेनिक वायरसेस, और द वायरस कैंसर कॉजिंग वायरस, cancer causing virus. So these are the oncogenic viruses, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर? और इनमें जो जीन्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, they are commonly known as gene oncogenes. What they are commonly known as? Gene oncogenes or viral oncogenes. The genes which are carried by them, they are known as viral oncogenes, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, या वायरल ऑन्कोजीन्स। क्लियर? कई सारे जीन्स हैं जो सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये हम नॉर्मल सेल्स में नोट कर सकते हैं। तो कौन कौन से दो जीन्स बताया मैंने? सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। सेल्यूलर oncogenes and proto-oncogenes. These are, ये नॉर्मल सेल्स में देखे गए हैं, और
ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर तो वो कैंसर कॉजिंग जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंसर का डिटेक्शन जो है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए कैंसर का तो वो बहुत जरूरी है ताकि हम अलग अलग बीमारियों का सफल इलाज कर सके, दे कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। क्लियर? अब कैंसर का जो डिटेक्शन है, आई मस्ट से द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, व्हाट आई मस्ट से इज द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। क्लियर? दो तरीके हैं जिससे कैंसर का पता लगाया जा सकता है, वन इज बायोप्सी एंड सेकेंड वन इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज या टेस्ट, जिसको हम आमतौर पे आज बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो वन इज वी हैव बायोप्सी एंड सेकेंड वन वी हैव इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। क्लियर है ना? क्लियर? किसका? टिश्यू का। किसका स्टडी करेंगे अपन? बायोप्सी में करते क्या है? टिश्यू, ब्लड या बोन मैरो। व्हाट इट इज? टिश्यू, ब्लड और बोन मैरो। इसमें हम जो सेल काउंट्स हैं, इंक्रीज सेल काउंट्स मतलब ल्यूकेमिया, क्लियर, द इंक्रीज्ड सेल काउंट्स और व्हाट यू कॉल एज ल्यूकेमिया, इसकी हम स्टडी करते हैं, इस पे हम रिसर्च करते हैं। क्लियर है ना? अब बायोप्सी में क्या होता है, आपको अगर जैसे कैंसर का डाउट है तो जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है उसको हम थोड़ा सा निकाल के अलग कर लेते हैं और उस सस्पेक्टेड टिश्यू को निकाल करके अलग करने के बाद उसकी हम स्टेनिंग करते हैं। इज दिस क्लियर? और उसको हम जो पैथोलॉजिस्ट है वो उसकी स्टडी करते हैं और उसकी स्टडी स्टेनिंग करने के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इन व्हाट वे देयर इज एन इनन्यूमरस नंबर ऑफ द सेल काउंट्स टेकिंग प्लेस इनसाइड योर टिश्यूज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसकी रिपोर्ट देते हैं। आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास में एक्सरेज है, हमारे पास में सीटी स्कैन। व्हाट इज सीटी? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर है ना? जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या करता है, एक्सरे के आधार पे एक 3 डायमेंशनल इमेज किसी भी पार्ट का, बॉडी का, ऑर्गन का बनाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? वैसे एमआरआई क्या करता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस देता है। इज दिस क्लियर? ताकि वो एग्जैक्ट लिविंग टिश्यू के बारे में पैथोलॉजिकल रिपोर्ट या उसका फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट डेवलप कर सके। अब एंटीबॉडीज जो कैंसर के अगेंस्ट काम करती हैं, स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं, इससे भी हम कुछ कैंसर की तकलीफों को दूर करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी हम अप्लाई करते हैं ताकि हम जीन्स के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में या जिनमें कैंसर सस्पेक्टेड है उनके बारे में हम स्टडी कर सकें। इज दिस क्लियर? देखिए, आइडेंटिफिकेशन इस तरह के जीन्स का बहुत जरूरी है। कैंसर की बीमारी की एक खास बात यह है कि इसको आप जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लें, जितनी जल्दी डायग्नोज कर लें, उतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है और कुछ हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से। इज दिस क्लियर? राइट? जैसे मैंने आपको बताया था। क्लियर? अब जैसे किसी को लंग कैंसर है या डिटेक्ट हुआ है लंग कैंसर, तो उस इंसान को टबैको, चाहे वो खाने में, चाहे स्मेल करने में या स्मोक करने में, किसी में भी उसका एक्सपोजर उसमें नहीं होना चाहिए। अब वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इस टॉपिक के बाद हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में बताएंगे। आज कैंसर की 3 ट्रीटमेंट्स हैं। Today we have 3 type of treatments of cancer. Let us see
व्हाट आर दीज थ्री टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक है सर्जरी, ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर, एक तो आपका सर्जरी है, दूसरा है इम्यूनोथेरेपी। First one is surgery, second one is immunotherapy, and third one is radiology. तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियोलॉजी मतलब रेडिएशन थेरेपी भी बोल सकते हैं आप इसको। इन तीनों टेक्निक की मदद से हम आज कैंसर का इलाज करते हैं। इज दिस क्लियर? अब रेडियोथेरेपी में करते क्या है हम लोग? रेडिएशन से ट्यूमर जो सेल्स हैं, क्लियर है ना, उसको हम क्या करते हैं, जिसको सिकाई बोलते हैं, ठीक है, ट्यूमर सेल्स को हम उससे इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। और वो ये भी देखा जाता है कि वो आसपास के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर में कोई असर ना डाले। इज दिस क्लियर? राइट है ना। वैसे ही कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी हैं। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स मतलब आम भाषा में बोले तो वो केमिकल सब्सटेंस या दवाइयाँ जिससे हम कुछ हद तक कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स से भी हम कैंसर को मार सकते हैं, कैंसर के सेल्स को। क्लियर? कुछ तो खास तरह के ट्यूमर्स के लिए दवाइयाँ हैं। और देखिए उसमें कैंसर की दवाइयों में एक ही नुकसान है, हेयर फॉल, हेयर लॉस, अनीमिया, ये कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स कैंसर की दवाइयों के होते हैं। इज दिस क्लियर? राइट। आज कैंसर का जो कॉम्बिनेशन है, इलाज है, वो तीनों की मदद से हो रहा है, सर्जरी प्लस इम्यूनोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी। ये तीनों की मदद से आज कैंसर का इलाज हो रहा है। इज दिस क्लियर? राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ पेशेंट्स को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिया जाता है ताकि वो कैंसर के सेल ज़्यादा डेवलप ना हो। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, इनको हम अल्फा इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं। What they are commonly called as, they are also called as alpha interferons. क्लियर? ये ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है और पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। इट वर्क्स ऑन द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। क्लियर? चलिए, थैंक यू। ये था ड्रग्स के बारे में, कैंसर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के बारे में थोड़ा सा